हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपकी बीए थर्ड सेमेस्टर में जो आपका हिंदी गद्य है तो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो आपका न्यू सिलेबस है उसको मैंने अपलोड कर दिया और आपकी यूनिट्स को भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैं आपकी सभी यूनिट्स को कंप्लीट कराऊंगी। तो देखिए, जो आपका न्यू बैच है 2023-24 तो उसकी हिंदी गद्य की क्लास मेरे चैनल पर स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट्स पढ़ सके और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके हिंदी गद्य में आपके सिलेबस में एक मुंशी प्रेमचंद की आपको कहानी पढ़नी है, बूढ़ी काकी। तो इस कहानी को हम पढ़ने से पहले हमको प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, आपके सिलेबस में किसी यूनिवर्सिटीज में ये यूनिट नंबर 3 में दिया गया है, कहीं पर सिलेबस में यूनिट नंबर 4 में दिया गया है। देखिए, सिलेबस में यूनिट्स ऊपर नीचे हो सकती है कि अगर ये कहानी आप किसी यूनिट में 3, किसी सिलेबस में यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है तो किसी के सिलेबस में यूनिट नंबर 4 में होगा, किसी के 5 में। देखिए, यूनिट्स ऊपर नीचे जरूर हो सकती हैं, टॉपिक इधर उधर हो सकते हैं, मगर चीजें वहीं सेम होंगी। तो कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, आपको बूढ़ी काकी पढ़ना होगा अपने सिलेबस में प्रेमचंद का। तो चलिए पहले जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो देखिए, हिंदी का जो साधारण पाठक है वो भी प्रेमचंद के नाम से परिचित है, यानी कि मतलब हिंदी कोई स्टूडेंट बहुत कम भी पढ़े तो भी प्रेमचंद के नाम को हर कोई जानता है कि इन्होंने उपन्यास के सम्राट बोले जाते हैं। जिस प्रकार कविता के क्षेत्र में तुलसीदास ने जनमानस को आकर्षित किया है, ठीक उसी तरह उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद जी के सामान्य पाठक तक को मोहित किया है। देखिए, हिंदी में चाहे उपन्यास हो या कहानी, दोनों ही क्षेत्रों में मुंशी प्रेमचंद का जो नाम है वो सबसे ऊपर आता है। उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि प्राप्त है। देखिए, प्रेमचंद को उपन्यास की उपाधि प्राप्त है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जाम होता है तो उनको भी बहुत ही डीप एंड वाइड पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मुझे कमेंट करते हैं कि मैम हमारा तो एमसीक्यू एग्जाम होगा तो क्या हमें भी ये पूरा नोट्स पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, जहाँ पर सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उनके लिए तो ये जरूरी है, क्योंकि इसी नोट्स को तैयार करके एग्जाम में पूरा लिखेंगे। और जिनका एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जाम होता है उनके लिए भी ये पूरा पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप डीप एंड वाइड नहीं पढ़े रहेंगे आप एमसीक्यू वाला एग्जाम आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि प्राप्त है। तो देखिए, अगर आपके एमसीक्यू में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरह पूछे कि हिंदी उपन्यास में किस लेखक को सम्राट की उपाधि प्राप्त है, तो अब आप कैसे बता पाएंगे? जब आप इसको पूरा डीप एंड वाइड पढ़े रहेंगे तभी तो आप बता पाएंगे। तो इस तरह आपको ये पूरा पढ़ना होगा। तो आप जब इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए एमसीक्यू भी इजी हो जाएगा। तो मैं जितनी भी क्लासेस आपकी अपलोड करती रहूंगी हिंदी गद्य की, तो जहाँ एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जाम होता है सभी स्टूडेंट्स पूरी क्लास लीजिएगा, पूरा पढ़िएगा, तो आपके लिए एमसीक्यू में बिल्कुल भी परेशानी, बिल्कुल भी कठिनाई आपको नहीं होगी। तो याद रख लीजिए, इनको सम्राट की उपाधि प्राप्त है। किनको? प्रेमचंद को। किंतु वे जितने बड़े उपन्यासकार थे उतने ही बड़े वे कहानीकार भी थे। तो आपको ये भी याद रखना है, ये उपन्यास के साथ साथ कहानी के क्षेत्र में भी उनका नाम उतना ही ऊपर आता है। उनकी कहानियों में जीवन और जगत अपने पूर्ण रूप में चित्रित हुआ है। इन्होंने जीवन को और जगत को पूरे रूप से अपने कहानी में चित्रित किया है। तो आइए अब इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। हमने इनके परिचय को देख लिया थोड़ा सा ये क्या है, अब उनके जीवन परिचय को देखते हैं। देखिए, प्रेमचंद जी का जन्म जो है वो 1880 को वाराणसी जिले के अंतर्गत लम्ही नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, जिनका एमसीक्यू पैटर्न पर होता है उनको भी, क्योंकि इसी तरह से पूछा जाएगा कि प्रेमचंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो लम्ही नामक गांव में हुआ था। देखिए, यह गांव वाराणसी से 4 मील उत्तर की ओर है, यानी कि वाराणसी से 4 मील उत्तर की ओर ये जो लम्ही नामक गांव है वो स्थित है। और प्रेमचंद के पिता का जो नाम था वो अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। तो देखिए, जो आप माता पिता का नाम, जन्म जो हुआ, कहाँ पर हुआ, आपको ये सारी चीजें एकदम अच्छे से याद रखनी है। चाहे एमसीक्यू हो आपका या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, आपके लिए सभी चीजें इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद जी की जो बाल्यावस्था थी अभाव में व्यतीत हुई। उन्होंने बड़े परिश्रम और कष्ट के साथ एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की।
एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण करके उन्होंने इंटरमीडिएट का अध्ययन आरंभ किया। फिर उसके बाद देखिए, किंतु परीक्षा में असफल हो जाने के कारण पढ़ाई छोड़ दी। यानी ये परीक्षा में सफल ना हो सके, वो फेल हो गए, इसी कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर फेल इंसान हो जाता है तो उनका पढ़ाई से क्या है, मन उचट जाता है और पढ़ने का फिर दिल नहीं करता। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ था। प्रेमचंद्र जी का जो विवाह है वो विद्यार्थी जीवन में ही हो चुका था। यानी ये भी स्टूडेंट थे तभी इनकी शादी हो गई थी, क्योंकि पहले टाइम में बहुत ही कम उम्र में भी शादियां हो जाती थी। परंतु जब विवाह उनके लिए अनुकूल न था, इसीलिए शिवरानी देवी के साथ उन्होंने दूसरा विवाह किया। यानी इनका जो विवाह मतलब स्टूडेंट लाइफ में ही हो गया था, तो वो विवाह उनके लिए एकदम अनुकूल न था। मतलब इसी कारण उन्होंने देखिए शिवरानी देवी के साथ, ये शिवरानी देवी उनकी दूसरी पत्नी थी, तो इनके साथ उन्होंने फिर दूसरा विवाह किया। अब देखिए, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रेमचंद्र की दूसरी बीवी का नाम क्या था, तो शिवरानी देवी। तो ऑप्शन में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें शिवरानी देवी पर आप टिक कर दीजिएगा। और एक चीज देखिए, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में फेल होने की वजह से पढ़ाई छोड़ दी थी। तो पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद्र ने अपनी पढ़ाई किन कारणों से छोड़ दी, तो परीक्षा में असफल होने के कारण से। आगे देखिए, प्रेमचंद्र जी जीवन क्षेत्र में प्रवेश करने पर अध्यापक नियुक्त हुए। जब ये आगे बढ़े तब ये क्या हुआ कि अध्यापक बने, ये टीचर नियुक्त हुए। इसके पश्चात वह स्कूलों में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। यानी कि टीचर तो ये थे ही, बाद में ये स्कूलों में डिप्टी इंस्पेक्टर भी हो गए, उस पद पर नियुक्त हुए। परंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्होंने यह पद त्याग कर पुनः अध्यापकी करनी पड़ी। यानी इनका स्वास्थ्य क्या था, वो ठीक नहीं था। तबीयत ठीक न होने के कारण उन्होंने ये डिप्टी इंस्पेक्टर वाला जो पद था उसको छोड़ दिया, और फिर से उन्होंने टीचर वाला जो पद था, जो स्टूडेंट को पढ़ाने वाला, उसको फिर से ज्वाइन कर लिया। अध्यापन कार्य करते समय उन्होंने एक FA और BA की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। देखिए, पढ़ा रहे थे स्कूल में, पढ़ाने के टाइम पर मतलब अपना भी एग्जाम दे रहे थे। जैसे उन्होंने FA का भी एग्जाम दिया और फिर BA की जो एग्जाम था उसको भी पास किया। असहयोग आंदोलन होने पर उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। तो इस आंदोलन के चलने पर, इसकी शुरुआत पर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। कैसी नौकरी, ध्यान दीजिएगा, ये टीचर थे, ये पढ़ाते थे, उसी नौकरी को उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र का मतलब जो रिजाइन लेटर होता है ना नौकरी छोड़ने के लिए, वो दे दिया। इसके पश्चात कुछ दिनों तक उनका जीवन बड़े कष्ट के साथ व्यतीत हुआ। यानी जब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी तो उनका जो जीवन था वो बड़ी कठिनाइयों से होकर गुजरा। 1931 ईस्वी में उन्होंने पुनः कानपुर के मारवाड़ी विद्यालय में अध्यापक नियुक्त हुए। यानी कि उन्होंने नौकरी तो छोड़ दी थी, उसके बाद उनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरने लगा। तो इसलिए उन्होंने दोबारा 1931 ईस्वी में कानपुर में जो मारवाड़ी विद्यालय था उसमें उन्होंने फिर से मतलब टीचर का पद जो था उसको ज्वाइन कर लिया। कुछ ही दिनों बाद वे प्रधान अध्यापक भी हो गए, पर विद्यालय के प्रबंधकों से मतभेद होने के कारण वे अधिक दिनों तक इस पद पर न रह सके और त्यागपत्र देकर पृथक हो गए। देखिए, जब उन्होंने मारवाड़ी विद्यालय में ये अध्यापक नियुक्त हुए, कुछ दिनों ही बाद वे प्रधान अध्यापक भी नियुक्त हो गए थे। लेकिन देखिए, जो प्रबंधकों से मतभेद होने के कारण होता है ना कि जब कोई आगे बढ़ने लगता है तो जो साथ के लोग होते हैं उनमें जलन होने लगती है, मतभेद होने लगता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था, इसी कारण उन्होंने क्या किया कि इस पद को भी त्याग पत्र देकर उस पद को छोड़ दिया। अब देखिए, जब इन्होंने ये सारे पद को रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया, तो आगे बढ़िए। देखिए, इसके पश्चात का मतलब याद रखिएगा बाद में। इसके बाद प्रेमचंद्र जी ने साहित्यिक जीवन में प्रवेश किया। देखिए, साहित्यिक जीवन में जब उन्होंने प्रवेश किया, उसमें एंट्री की, तो साहित्यिक जीवन में उन्होंने प्रवेश करने के बाद जो मर्यादा था तो उसके वो पहले मतलब संपादक बने। यानी इससे पहले उन्होंने कोई चीज संपादन नहीं की थी, सबसे पहले वो मर्यादा के संपादक बने। अब देखिए, जो संपादन वाला कार्य था उन्होंने उसको भी 1.5 साल ही किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। संपादन के कार्य को छोड़ने के बाद वो काशी विद्यापीठ में चले गए और वहां पर जाकर वो फिर प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है एक सीक्वेंस में बारी बारी, और आपको अपने जब जीवन परिचय पूछा जाएगा तो इसी तरह से लिखना होगा। अब देखिए आगे, इस पद पर भी वे अधिक दिनों तक न रह सके। अब आप देख सकते हैं कि हर वक्त मतलब इन्होंने अपने पद को बदलते रहे, ज्यादा दिनों तक कोई पद पर इन्होंने कार्य नहीं किया। तो अब आगे देखते हैं, इस पद पर भी क्या है, वो अधिक दिनों तक न रह सके। कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने माधुरी का संपादन अपने हाथों में ले लिया।
माधुरी का संपादन करते हुए उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लिया। देखिए जो माधुरी थी उसका भी संपादन ले लिया, जो संपादन का कार्य था उसका संपादन का कार्य अपने हाथों में ले लिया और माधुरी का संपादन ये देखने लगे। और उसके बाद जो स्वाधीनता का आंदोलन था उसमें भी उन्होंने भाग लिया। उसके बाद देखिए कुछ समय बाद उन्होंने काशी में अपना प्रेस खोला और हंस तथा जागरण नामक पत्र निकालकर उसका संपादन करने लगे। देखिए हंस और जागरण ये दोनों पत्रों को उन्होंने निकाला और उसका संपादन करने लगे। देखिए प्रेस क्या होता है, जहाँ पे छपाई की जाती है, जहाँ पे संपादन किया जाता है पत्रों का, पेपर्स का, तो वही प्रेस होता है। तो उन्होंने हंस तथा जागरण नामक पत्रों को निकाला और उनका संपादन वो करने लगे अपने प्रेस में। अब देखिए इन पत्रों के प्रकाशन से उन्हें अधिक आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। देखिए जब इन्होंने इस कार्य को शुरू किया, प्रकाशन का जब कार्य शुरू किया हंस और जागरण का, तो उसके बाद उन्हें काफी ज्यादा जो आर्थिक क्षति थी उसको बहुत ज्यादा उनको सहना पड़ा। इसीलिए उन्होंने बम्बई में 8,000 रुपये वार्षिक पर एक फिल्म कंपनी में नौकरी कर ली। फिर देखिए वो बम्बई चलेगा और बम्बई में जाकर 8,000 रुपये वार्षिक पर उन्होंने क्या किया, एक फिल्म की कंपनी में क्या की उन्होंने नौकरी कर ली, वहां पे ज्वाइन कर ली, वहां पे नौकरी करने लगे। कुछ दिनों तक बम्बई में रहने के पश्चात उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। यानी मुंबई में जैसे ही वो गए कुछ ही दिन तो वहां थे, लेकिन फिर उनकी तबीयत खराब होने लगी, फिर उनका स्वास्थ्य जो था तबीयत बिगड़ गई और वे काशी आकर अपने गांव में रहने लगे। यानी फिर उन्होंने मुंबई को भी छोड़ दिया और अपने शहर, अपनी सिटी काशी में वो वापस आ गए और अपने गांव में ही रहने लगे। सन 1936 ईस्वी में लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। तो देखिए सुनिए, जिस तरह हमने इनका जीवन परिचय देख लिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कैसे किया, तो आपको ये सारी चीजें याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको इनकी जो उपाधि मिली सम्राट की वो याद रखना है। जन्म 1980 में लहमी नामक गांव में और मृत्यु भी उनके अपने गांव में ही 1936 में हुई। माता का नाम, पिता का नाम, सारी चीजें आपको याद रखनी है। इन्होंने कौन सा पत्र निकाला था, हंस और जागरण, उसका संपादन, जो हर चीजें आपको याद रखनी है। स्टूडेंट्स देखिए हमने उनका जीवन परिचय देख लिया। अब उनकी हम कृतियां, उपन्यास, कहानी, जो भी चीजें उन्होंने रचित की है, जो भी चीजें उन्होंने लिखा है, अब हम उनको देखेंगे क्योंकि जीवन परिचय में बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कभी ये गलती मत कीजिएगा कि बस जीवन परिचय लिखा और उठकर चले आए एग्जाम में। जो कृतियां होती हैं, उपन्यास होती है, कहानी संग्रह, नाटक, इनमें जो भी चीजें लिखी हैं, जिन आपको पूरा लिख कर उनके परिचय, जीवन परिचय में आना होगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। वरना जीवन परिचय पूरा अधूरा माना जाएगा और मार्क्स कभी नहीं मिल पाएंगे पूरे। तो इसलिए आप देखिए, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इसको जरूर लिख कर आइएगा। और पूछा भी जाता है उनके उपन्यासों का संग्रह क्या है बताइए, कहानी का संग्रह बताइए, मुंशी प्रेमचंद्र की 5 कहानियां लिखी हैं, इसी तरह से पूछा जा सकता है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। आइए देखते हैं। देखिए कृतियां देखते हैं प्रेमचंद्र जी। देखिए कृतियां में इनकी सभी चीजें आ जाती हैं, यानी कि उन्होंने क्या क्या चीजों की रचनाएं की हैं। जो उपन्यास हो गया, कहानी, नाटक, जीवन परिचय, जीवन चरित्र जो हो गया, निबंध हो गया, जो सारी चीजें लिखी है वो कृति के अंदर ही आता है। देखिए प्रेमचंद्र जी उत्कृष्ट उपन्यासकार थे। देखिए इनको उपन्यासकार के रूप में सबसे ज्यादा जाना जाता है और उनका मुख्य क्षेत्र कहानी और उपन्यास थे। यानी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में इनको ज्यादा जाना जाता है। इस चीज के लिए वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। हिंदी संसार के वे पहले उपन्यासकार हैं। देखिए जब प्रेमचंद्र का जो युग था उसी में जो हिंदी उपन्यास था वो सबसे ज्यादा उसका विकास हुआ और कहा जाता है कि मनुष्य का जो जीवन है उसके निकट उपन्यास को लाने वाले जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र ही हैं। तो देखिए जिन्होंने कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में मानव जीवन का चित्रण किया, यानी जो ये उपन्यास लिखते थे या जो भी कहानी लिखते थे तो उसमें जो मानव का जीवन होता था वो उसी को पृष्ठभूमि बनाते थे। पृष्ठभूमि का मतलब ये है कि जो थीम बोली जाती है, जो विषय वस्तु बोली जाती है कहानी की या फिर उपन्यास की, तो वो मानव जीवन को ही लेकर उसी पर लिखा करते थे। प्रेमचंद्र की कहानी, नाटक, जीवन चरित्र और निबंध के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा के द्वारा अमर चिन्ह बना लिया। हिंदी में उन्होंने जो कृतियां लिखी वह इस प्रकार हैं। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक हैं। देखिए अब इनकी कृतियों में हम पहला देखेंगे उपन्यास। देखिए कर्मभूमि, ये उनका बहुत ही फेमस उपन्यास है। कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान, ये इनके बहुत ही सभी प्रसिद्ध उपन्यास हैं।
और देखिए जो गबन है ये आपको अपने इस सिलेबस के अंदर भी पढ़ना है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। आपके सिलेबस में गबन है इनका उपन्यास। अब हम इनकी कहानी संग्रह को देखते हैं, यानी कौन कौन सी इन्होंने कहानियां लिखी हैं। देखिए नवनिधि, आप एग्जाम में जब लिखेंगे तो ठीक इसी तरह इन्वर्टेड कॉमा लगा कर ही लिखिएगा, ब्लैक पेन से अच्छे से इसको लिखिएगा। देखिए नवनिधि इनकी कहानी है। ग्राम्य जीवन की कहानियां, ये इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। प्रेरा, कफन, कुत्ते की कहानी, प्रेम प्रसून, प्रेम पचीसी, प्रेम चतुर्थी, मनमोदक, मानसरोवर 8 भाग। उसके बाद देखिए समर यात्रा, सप्त सरोज, अग्नि समाधि, प्रेम गंगा, सप्त सुमन, ये सभी इनकी कहानियों का संग्रह है। और स्टूडेंट्स देखिए जिनका भी एमसीक्यू पर एग्जाम होता है तो पूछा जा सकता है कि आपको दिया जाएगा मुंशी प्रेमचंद, मतलब कि प्रेमचंद की कौन सी कहानी है, कई कहानियां दे दी जाएंगी तो आपको बताना होगा। इसे इनकी जो कहानी है, उपन्यास है, जो नाटक है, बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। प्रेमचंद्र से आपके पेपर में क्वेश्चंस हर हाल में पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही फेमस हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। अब देखिए इनका नाटक जो है करबला, ये बड़ा फेमस, बहुत ही अच्छा इनका नाटक है। उसके बाद देखिए प्रेम की वेदी, ये भी इनका नाटक है। संग्राम और रूठी रानी, ये इनका नाटक है। उसके बाद देखिए जीवन चरित्र में इनका कलम। दूसरा है तलवार और त्याग। तीसरा इनका जो जीवन चरित्र है वो है दुर्गादास। उसके बाद महात्मा शेख सादी और राम चर्चा, इनकी इन सभी कृतियों को आपने याद रखना है। अब देखिए इनका जो निबंध संग्रह है उसमें है कुछ विचार। उसके बाद देखिए संपादित, गल्प रत्न और गल्प समुच्चय, ये इनके संपादित हैं, संपादित कृतियां हैं। आपको ये भी याद रखना है, पूछा जाएगा मुंशी प्रेमचंद की संपादित कृतियां कौन सी है, तो गल्प रत्न और गल्प समुच्चय। उसके बाद देखिए अनुदित में है अहंकार, सुखदास, आजाद कथा, चांदी की डिबिया, टॉलस्टॉय की कहानियां और सृष्टि का आरंभ, ये सभी इनकी अनुदित कृतियों में आते हैं। आप देखिए प्रेमचंद्र जी की भाषा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी की भाषा कैसी थी, और जीवन परिचय जब पूछा जाएगा तो आपको तो ये पूरा लिखना ही लिखना है। देखिए प्रेमचंद्र जी की भाषा के 2 रूप हैं, इनकी भाषा 2 रूपों में है। पहला तो एक रूप तो वह है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है, यानी संस्कृत के जो तत्सम शब्द होते हैं, आपने तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ा होगा 6-7 मिनट में, तो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है तो आपने पढ़ा है। तो जो इनका पहला रूप है भाषा का, तो संस्कृत का जो तत्सम रूप है उसको इन्होंने प्रधानता दी है। और दूसरा रूप वह है जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का मिश्रण है, यानी कि वो उर्दू में भी, संस्कृत में और हिंदी, इन सभी में वो लिखते थे, इन सभी का मिश्रण है। यही भाषा प्रेमचंद्र की प्रतिनिधि भाषा है। इसी भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने संपूर्ण श्रेष्ठ कृतियों में किया है। किन भाषा का? उर्दू, संस्कृत और हिंदी भाषा का इन्होंने ही अपनी कृतियों में सबसे ज्यादा यूज किया है, और यही इनकी सबसे मतलब प्रतिनिधि भाषा है। तो आपने याद रखना है, पूछा जाए कि प्रेमचंद्र जी की भाषा के कितने रूप हैं, तो 2 रूप हैं। कौन कौन सा? पहला तो संस्कृत के तत्सम रूप और दूसरा उर्दू, संस्कृत और हिंदी। यह भाषा अधिक सजीव, व्यवहारिक और प्रवाहमयी है, यानी इनकी भाषा क्या है, बहुत ज्यादा सजीव है और व्यवहारिक भाषा है। अब देखिए प्रेमचंद्र जी की शैली, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखिए प्रेमचंद जी की रचनाओं में हम 4 प्रकार की शैलियां देखते हैं। देखिए पहला परिचयात्मक शैली, दूसरा विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली और आलोचनात्मक शैली। ये जो शैलियां हैं हमें उनकी सभी रचनाओं में देखने को मिलती हैं, और ये रचनाओं का जो विकास है वो इन्हीं के युग में भी हुआ था। तो स्टूडेंट्स देखिए जो हिंदी गद्य का आपका सिलेबस है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, उसको जो मैंने अपलोड किया है, तो देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या है कि सिलेबस में कुछ टॉपिक्स चेंज होते हैं, यानी कुछ यूनिट्स चेंज अगर हो, बदली हो, दूसरी हो, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और देखिए जो यूनिट्स मैंने बताई है उसमें हो सकता है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज में वही टॉपिक दूसरे यूनिट में बताया गया हो। कुछ अगर 3 में इस सिलेबस में है तो उसमें 4 में हो, 5 में हो, मतलब चीजें तो आपकी लगभग पूरी सेम ही होगी नई शिक्षा नीति के अनुसार। कुछ टॉपिक अगर आपके बदले होंगे स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में, तो आप मुझे यूनिट बता दीजिएगा और अपने टॉपिक बता दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स का हर टॉपिक पूरा कंप्लीट रहे, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से एग्जाम दें, आगे बढ़ें, अपना नाम रोशन करें, माँ बाप का, देश का नाम रोशन करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।